Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. Imagine trying to build a house using only bricks but no cement. आपके पास सारे मटेरियल्स तो हैं बट वे आपस में टिक नहीं पा रहे हैं. इंग्लिश में वर्ड्स आर द ब्रिक्स बट कंजंक्शंस आर द सीमेंट. अब तो आप समझ ही गए होंगे, विदाउट सीमेंट यानी विदाउट कंजंक्शन योर आइडियाज विल फॉल अपार्ट इनटू शॉर्ट चॉपी सेंटेंसेस. Conjunctions don't look powerful, but they control meaning, logic and marks. तो चलिए फिर सीमेंट को कंजंक्शन को अच्छे से समझते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे कि कंजंक्शन होता क्या है. तो कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉजेस. कंजंक्शन क्या होता है? एक वर्ड है जो कि ज्वाइन करता है वर्ड्स को, फ्रेज को और क्लॉजेस को. जैसे कि फॉर, एंड, बट, और, सो, अंटिल, येट, सो दैट. इन सारे वर्ड से क्या करते हैं हम? वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स. आई ट्राइड हार्ड बट आई फेल्ड. यहाँ पे आई ट्राइड हार्ड और आई फेल्ड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट. I like bread and butter. यहाँ पे bread and butter को कौन जोड़ रहा है? And. You can have cake और ice cream. यहाँ पे cake और ice cream और क्या है आपका? Conjunction. I will wait until you finish. The sun was shining yet it was still cold outside. He is tall, dark and handsome. She will buy either tea or coffee. तो आपने देखा but, and, or, until, yet, and, either, or ये सब क्या है? कंजंक्शन है जो क्या कर रहे हैं? वर्ड्स को, फ्रेज को और क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं. तो अब हम समझेंगे इसके टाइप्स. और एज यूजुअल जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में एग्जाम ट्रैप्स को भी साथ ही साथ समझाते जाती हूँ, साथ में एग्जाम ट्रैप्स भी समझेंगे. कंजंक्शन से कैसे एग्जामिनर हमें ट्रैप कर सकता है. तो सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? इट जॉइंस टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस. ग्रामेटिकली इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को ये ज्वाइन करने का काम करता है. ठीक है. अब इसमें सिर्फ आपको एक वर्ड को याद रखना है, दैट इज फैन बॉयज. अब एक छोटा सा वर्ड फैन बॉयज किसे याद नहीं रहेगा? अगर आपको ये वर्ड फैन बॉयज याद है तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पक्के वाले फैन बॉय बन जाओगे. लेट्स सी कि ये फैन बॉयज क्या कहता है. फैन बॉयज, एफ का मतलब फॉर रीजन बताता है. ठीक है, रीजन के लिए यूज होता है. ही वेंट लंदन, वो लंदन गया. किस लिए गया? रीजन तो बताओ. फॉर हिज फर्दर स्टडी, रीजन बताया गया कि अपने फर्दर स्टडी के लिए वो लंदन गया. ए मीन्स एंड एडिशन के लिए यूज करा जाता है. एंड को एडिशन के लिए यूज किया जाता है. आगे मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर कहाँ पर एंड लगा देता है. जहां हमें एंड की जरूरत नहीं है मगर हमें बट की जरूरत होती है वहां पर, वो हम अभी आगे देखेंगे. पहले इसे समझ लेते हैं. एंड एडिशन का काम करता है. जैसे कि She bought fruits and vegetables. ऐड किया कि फ्रूट्स भी खरीदा और वेजिटेबल्स भी खरीदा. N stands for nor. नॉर नेगेटिव चॉइस को दर्शाता है. ये शो करता है नेगेटिव चॉइस को. He did not call nor did he send a message. दोनों ही काम क्या उसने नहीं किया, यानी कि उसके जो चॉइसेस थे वो नेगेटिव ही रहे. ना तो उसने कॉल किया ना ही उसने मैसेज भी किया. ठीक है. B stand for but. But is used for expected और natural contrast. आप यहाँ देखिएगा but भी contrast के लिए है और yet भी contrast के लिए है. but जो गौर करने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है कि but का यूज हम expected और natural contrast के लिए करते हैं और yet का यूज unexpected और shocking contrast के लिए करते हैं. तो पहले हम देखेंगे बट का यूज कहां पर होता है? एक्सपेक्टेड और नेचुरल कॉन्ट्रास्ट के लिए. जैसे कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट.
अब पॉवर्टी और ऑनेस्टी साथ साथ तो चल ही सकते भाई, कोई भी पुअर इंसान ऑनेस्ट तो हो ही सकता है, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड या शॉकिंग नहीं है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। ओ स्टैंड्स फॉर और चॉइस, चॉइस के लिए यूज किया जाता है, जैसे स्टडी हार्ड और यू विल फेल, या तो पढ़ लो भाई या तो तुम फेल होने वाले हो, यानी कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, पढ़ो या फेल हो, ठीक है। वाई स्टैंड फॉर येट, अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग कॉन्ट्रास्ट के लिए, ठीक है, जैसे कि ही इज वेरी रिच येट ही इज अनहैप्पी। अब रिच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बी हैप्पी, हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो रिच है तो हम ये उम्मीद करते हैं वो हैप्पी तो होगा यार, रिचनेस हैप्पीनेस ही लाता है, हमारे लिए एक्सपेक्टेशन होता है। और अगर वो अनहैप्पी है तो अनएक्सपेक्टेड है, शॉकिंग है, रिच भी और अनहैप्पी भी है, हाउ, तो हम शॉक हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि येट का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पे अनएक्सपेक्टेड हो या शॉकिंग हो भाई, कॉन्ट्रास्ट कि ही इज रिच, वो अमीर भी है लेकिन अनहैप्पी है, फिर भी अनहैप्पी है, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड और अननेचुरल है, ठीक है, ये नेचुरली हम बिलीव नहीं कर पाते, शॉकिंग भी होता है ये। एस स्टैंड फॉर सो, सो मतलब रिजल्ट शो करता है, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इंडोर्स, ठीक है, ये रिजल्ट को दिखाता है, सो कि रेनिंग हो रही थी और इस वजह से हमें घर पर ही रुकना पड़ा, तो रेनिंग की वजह से रेनिंग का जो रिजल्ट हुआ उसका क्या रिजल्ट हुआ कि हमें घर पर रुकना पड़ा, हम बाहर नहीं जा पाए, ठीक है, तो सो क्या कर रहा है, रिजल्ट को दिखा रहा है कि रेनिंग की वजह से हम बाहर नहीं जा पाए, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, इट जॉइंस टू ग्रामेटिकली इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस, और इसमें हमें याद रखने वाली कौन सी बात है, बस ये फैन बॉयज आपको याद रखना है कि फैन बॉयज जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, और फैन बॉयज स्टैंड्स फॉर F for A and nor B but O or Y yet S so, तो फैन बॉयज जो है फॉर एंड नॉर बट और येट सो को स्टैंड करता है, ठीक है, इसे दिखाता है, तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फैन बॉयज को याद रखना है, और आपको याद रखना है कि कहाँ पर बट लगाना है, येट नहीं, और कहाँ पे येट लगाना है, बट नहीं। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम ट्रैप्स रिलेटेड टू दिस फैन बॉयज। कभी कभी एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के सेंटेंसेस दे देता है, क्योंकि हमें ये हिंदी में समझने में तो एक ही जैसा लगता है, बट ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट होता है, जैसे कि ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, अब हमें पढ़ने में तो ये सही लगेगा कि वह गरीब है और ऑनेस्ट भी है, ठीक है, ये स्पीकिंग में हम बोल सकते हैं और ये हिंदी में लगता है कि सही तो है, बट यही तो कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे एंड नहीं, क्योंकि हम जानते हैं एंड क्या करता है, एडिशन का काम करता है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, बट, जो कि नेचुरल कॉन्ट्रास्ट होता है, जो कि ब्रेक करता है, ठीक है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है, हमें यहाँ पे दिखाना है कॉन्ट्रास्ट है भाई, पुअर है और ऑनेस्ट है, लेकिन नेचुरल एक्सपेक्टेड है कि वह गरीब भी हो सकता है और जो है वो ऑनेस्ट भी हो सकता है, ये नेचुरल, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, ये एडिशन नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे ब्रेड एंड बटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये ऐड नहीं कर रहा है, ये नेचुरल कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, इसलिए हम एंड नहीं यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। तो हमें एग्जाम में क्या करना है, एंड को हटाकर बट का यूज करना है, ठीक है। दूसरा इस तरह भी दे सकता है, ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी, देखने में सही लग रहा है कि वह रिच है लेकिन वह अनहैप्पी है, लेकिन ये क्या है, बट का यूज हमें पता है कि बट का यूज नेचुरल और एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट के लिए करते हैं, और रिच पीपल हम क्या करते हैं, रिच पीपल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो हैप्पी ही होंगे, अनहैप्पी मतलब कि अननेचुरल हो गया और अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, येट का यूज करेंगे, बट का यूज नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंजंक्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, इट जॉइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या पढ़ा था कि दैट जॉइंस सेम इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस, यानी ग्रामेटिकली जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उसे ज्वाइन करता है कौन,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, ये ज्वाइन करता है डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। जैसा कि एकदम से क्लियर हो रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जिसका जो मीनिंग है, जो जिस भी सेंटेंस की मीनिंग हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जिस भी सेंटेंस का हमें मीनिंग आइडिया सही से नहीं समझ में आ रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है, वो हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट मतलब किसी पर दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पर ये डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो निर्भर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं आई वेंट टू बेड अर्ली। ये क्या है, पूरा मीनिंग आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं अर्ली बेड में चला गया। लेकिन यही अगर हम कहेंगे बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो क्या आपको ये कंप्लीट आइडिया कंप्लीट लग रहा है, ये मीनिंग कंप्लीट लग रहा है बिकॉज आई वॉज टायर्ड? नहीं। तो ये क्या हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है अब इंडिपेंडेंट क्लॉज पे कि वो उसके साथ जुड़े और पूरे सेंटेंस की सही मीनिंग निकाल कर दे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को, तो पूरा सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सी हाउ। बिकॉज आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू बेड अर्ली। ठीक है, क्योंकि मैं थका हुआ था तो मैं क्या हो गया, बेड पर जल्दी चला गया। अब ये पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया। तो आपने देखा कि ये है डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि निर्भर है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर को अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, सी पास द एग्जाम, आपको मीनिंग समझ में कंप्लीटली अच्छे से आ रहा है कि सी पास द एग्जाम। लेकिन वहीं पर बिकॉज सी स्टडीड हार्ड, अगर कोई आपसे कहे बिकॉज सी स्टडीड हार्ड, तो आपको लगेगा हाँ तो कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट लग रहा है मीनिंग। अब इसमें अगर हम ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ देंगे, बिकॉज सी स्टडीड हार्ड, सी पास्ड द एग्जाम, तो अब ये पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया। बिकॉज सी स्टडीड हार्ड, सी पास्ड द एग्जाम। अब आपको समझ में अच्छे से आ गया कि भाई ये इनकम्प्लीट जो डिपेंडेंट क्लॉज था वो कहना क्या चाह रहा है। ऑल्दो ही इज रिच, अब ऑल्दो हालांकि वो रिच है, मतलब इनकम्प्लीट लग रहा है सेंटेंस। लेकिन यहीं पर ये देखिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ही इज अनहैप्पी, वह दुखी है, ही इज अनहैप्पी, पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है यहाँ पर। तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, मतलब वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये ऑल्दो ही इज रिच, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं हो दे रहा है, तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब इस डिपेंडेंट क्लॉज को हम ऐड कर देंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज ही इज अनहैप्पी के साथ। तो यहां लिख देंगे ही इज अनहैप्पी। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वो रिच है, ही इज अनहैप्पी, फिर भी वो क्या है, अनहैप्पी है। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है, ऑल्दो ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी। ठीक है, वो रिच है, हालांकि वो रिच है, लेकिन वो क्या है, अनहैप्पी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, इसमें बहुत सारे जो है वर्ड्स होते हैं यूज करने के लिए अलग अलग। जैसे अगर आपको टाइम की बात करना हो, आपको कंडीशन की बात करना हो, आपको रीजन की बात करना हो, तो चलिए आप उन सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम देख लेते हैं। अगर हमें टाइम के बारे में बात करना हो तो हम कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, सिंस। ठीक है, और अगर हमें रीजन के बारे में बात करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज, सिंस, एज। ठीक है, अब आपने देखा कि सिंस यहाँ पर भी है और सिंस यहाँ पर भी है। तो सिंस हमें टाइम के बारे में बताता है और सिंस हमें रीजन भी बताता है। तो पहले चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड, मैं सो रहा था जब उसने कॉल किया। तो टाइम के बारे में बताया कि जब उसने कॉल किया मैं सो रहा था। कॉल मी व्हेनेवर यू नीड हेल्प, ठीक है, मुझे कॉल करो जब कभी भी, टाइम के बारे में, जब कभी भी तुम्हें जरूरत हो मेरी तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, वेट अंटिल द सिग्नल टर्न्स ग्रीन। ठीक है,
वेट करो जब तक कि सिग्नल ग्रीन में टर्न नहीं हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम बताया, तो जब भी आपको टाइम बताना है तो क्या यूज करना है आपको, when, whenever, while, before, after, till, until, since, ठीक है। अब रीजन के लिए because, since, as। she stayed home because it was raining, तो वो घर पे क्यों रुकी, उसका क्या रीजन था, तो भाई रेनिंग हो रही थी इसलिए वो घर पर रुकी। सिंस यू आर रेडी लेट्स बिगिन, क्योंकि तुम अब तैयार हो तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रीजन बता रहा है कि अगर तुम तैयार हो तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंस का यूज हमने रीजन के लिए भी किया। अब सिंस का यूज हम कैसे टाइम के लिए कर सकते हैं। आई हैव बीन नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे कब से जान रहा हूँ, चाइल्डहुड, बचपन से मैं उसे जान रहा हूँ। अब जैसे कि ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, वो मंडे से ही एब्सेंट है। तो आपने देखा कि सिंस का यूज हम टाइम के लिए भी कर सकते हैं और सिंस का यूज हम रीजन के लिए भी कर सकते हैं। अब अगर हमें कंडीशन की बात करनी हो और हमें अगर कॉन्ट्रास्ट की बात करनी हो तो कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम यूज करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। जहां पर कंडीशन और कॉन्ट्रास्ट की बात होगी तो वहां पर हम कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करेंगे। देखिए अगर कंडीशन की बात हो रही है तो इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, दैट की बात करेंगे, और अगर कॉन्ट्रास्ट हो रहा हो तो ऑल्दो, दो, इवन दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हम यूज करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल में कि कैसे, ठीक है। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, कंडीशन है भाई कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम हार्ड वर्क करोगे। यू वोंट सक्सीड अनलेस यू ट्राई, तुम कभी भी सक्सीड नहीं हो पाओगे अनलेस यू ट्राई, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे। अब कंडीशन है कि कोशिश करोगे तभी तो तुम सक्सीड हो पाओगे। यू कैन गो आउट प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर वर्क, ओनली इफ, कंडीशन है कि तुम बाहर तो जा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट, ओनली इफ, कंडीशन है यू फिनिश योर वर्क, कंडीशन है कि तुम अगर अपने काम को फिनिश करते हो तो तभी तुम बाहर जा सकते हो। अब कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। ऑल्दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, कॉन्ट्रास्ट हमने पहले पढ़ा कि ऑल्दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, वो जबकि वो हालांकि वो बहुत अमीर है लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी है, कॉन्ट्रास्ट है भाई। दो ही इज ओल्ड ही इज एक्टिव, दो यद्यपि वो क्या है, ओल्ड है, ही इज एक्टिव, फिर भी वो क्या है, एक्टिव है। यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट की बात है कि हम लोग मोस्टली हम लोग ये जानते हैं, मानते हैं, बिलीव करते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो नॉन एक्टिव ही होंगे, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रास्ट की बात है कि दो ही इज ओल्ड, क्योंकि वो जो है बूढ़ा भी है और ही इज एक्टिव और वो एक्टिव भी है, तो कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है। ही फेल्ड इवन दो ही स्टडीड हार्ड, अब इवन दो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। ही फेल्ड, वो फेल हो गया, इवन दो ही स्टडीड हार्ड। अब हम ये बिलीव करते हैं कि अगर कोई किसी ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है तो डेफिनेटली पास तो हो ही जाएगा, और अगर वो उतने हार्ड वर्क करने के बाद भी फेल हो जाता है तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया फिर भी वो फेल हो गया भाई। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इवन दो क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि जहां पर टाइम हो वहां पे कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना है, जहां पे रीजन है वहां पे कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना है, और जहां पे कंडीशन कॉन्ट्रास्ट है वहां पे कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करेंगे हम। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड नंबर कोरिलेटिव कंजक्शन को। थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शन, और ये हमेशा ही पेयर में वर्क करता है। कोरिलेटिव कंजक्शन हमेशा ही पेयर में वर्क करता है, ठीक है। और ये एग्जामिनर का फेवरेट वेपन होता है टू ट्रिक स्टूडेंट्स, तो इसे अच्छे से समझिएगा। तो कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, वर्क इन पेयर्स, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स इस तरह के होते हैं जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। बोथ एंड, ईदर और इसी का नेगेटिव है नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बोथ एंड, बोथ राम एंड श्याम आर एब्सेंट। either you studied और you fail, या तो तुम पढ़ो या तो फेल हो जाओगे। neither nor, नेगेटिव है, either का नेगेटिव है neither he nor his friends came, ना तो वो आया और ना ही उसके फ्रेंड्स आए। not only but also,
सी इज नॉट ओनली स्मार्ट, वो ना केवल स्मार्ट है बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, और क्या है, हार्ड वर्किंग भी है। वो ना केवल स्मार्ट है बल्कि वो हार्ड वर्किंग भी है। तो आपने देखा कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर्स में कैसे काम कर रहा है, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आई होप आप लोग को ये कोरिलेटिव कंजंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और फोर्थ है एडवर्बियल कंजंक्शन। मोस्टली इसे कंजंक्शन में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि मेरे वीडियो जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी है तो इसलिए मैं इसे पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम देखते हैं लास्ट और फोर्थ एडवर्बियल कंजंक्शन। तो फोर्थ कंजंक्शन जो है वो है एडवर्बियल कंजंक्शन, जिसे कि कंजक्टिव एडवर्ब्स भी कहते हैं। ये यूजुअली फॉलो करता है सेमी कॉलम को, ना कि कॉमा को। ये कभी भी कॉमा इसके पहले, ये जो वर्ड्स होते हैं एडवर्बियल कंजंक्शन जो होता है, हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, नेवरदलेस, अदरवाइज, इन सब के पहले हमेशा ही सेमी कॉलम आता है, ना कि कॉमा। जब भी एग्जाम में आप देखो ये वर्ड्स है हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, नेवरदलेस, अदरवाइज, उसके पहले हमेशा ही सेमी कॉलम आता है, कॉमा नहीं आता है। देखते हैं एग्जाम्पल में। तो आप ये देखिए, आई वॉन्टेड टू हेल्प, उसके बाद क्या आया, सेमी कॉलम आया, उसके बाद हाउएवर। ठीक है, तो आपने देखा कि हाउएवर के पहले हमने क्या लगाया है, सेमी कॉलम। ठीक है, ही वॉज इल, देखिए ही वॉज इल, सेमी कॉलम, उसके बाद ये देयरफॉर। यानी कि ये जो एडवर्बियल कंजंक्शन होते हैं वो हमेशा किसको फॉलो करते हैं, सेमी कॉलम को ये फॉलो करते हैं, यानी कि उसके पहले हमेशा ही सेमी कॉलम होता है, कॉमा नहीं होता है। ठीक है, आई वॉन्टेड टू हेल्प, सेमी कॉलम, हाउएवर, ही वॉज इल, सेमी कॉलम, देयरफॉर, द बुक इज चीप, सेमी कॉलम, मोरओवर, इट वॉज रेनिंग, सेमी कॉलम, नेवरदलेस, वियर अ जैकेट, सेमी कॉलम, फिर अदरवाइज। तो आपने देखा कि ये जो एडवर्बियल कंजंक्शन होता है वो हमेशा किसको फॉलो करता है, सेमी कॉलम को, कॉमा को फॉलो नहीं करता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, नेवरदलेस, अदरवाइज, इनके पहले हमेशा ही सेमी कॉलम यानी कि ये होना चाहिए, कॉमा नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम ट्रैप्स को देख लेते हैं। एग्जाम में हमें एग्जामिनर्स कुछ इस तरह से सेंटेंसेस देकर ट्रिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम में आ सकता है ऑल्दो ही इज वीक, कॉमा, बट ही वॉन द रेस, जो कि सेंटेंस गलत है। ऑल्दो कभी भी बट के साथ हैंडशेक नहीं करता है। ठीक है, तो ऑल्दो के साथ बट नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, ऑल्दो ही इज वीक, ही वॉन द रेस। ठीक है, तो कभी भी ऑल्दो के साथ बट आप देखिए तो वो सेंटेंस रॉन्ग है, बट को हटा दीजिए और फिर सेंटेंस लिख दीजिए ऑल्दो ही इज वीक, ही वॉन द रेस। बट का यूज नहीं होगा, ऑल्दो के साथ बट का यूज नहीं होता है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड होम, ऐसे आ सकते एग्जाम में लिखकर, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। सेंटेंस देखने में सही लग रहा है क्योंकि रेन हो रहा था इसलिए हम घर पर रुक गए, लेकिन बिकॉज के साथ सो का यूज नहीं होता, ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं, तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर सो का यूज नहीं होगा, सेंटेंस होगा बिकॉज इट वॉज रेनिंग, कॉमा लगा देंगे, वी स्टेड होम। तो बिकॉज और सो एक साथ नहीं आते हैं। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वॉज रेडी, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि जो वर्ब होता है वो एग्री करता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ। तो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, यानी कि प्लूरल, तो वॉज क्या हो जाएगा, वर में। तो यहाँ पे वॉज नहीं, क्या होगा, वर, क्योंकि इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, दी स्टूडेंट्स, यानी कि प्लूरल, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। ओके, ही वर्कड हार्ड, कॉमा, हाउएवर ही फेल्ड, ये सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा है हाउएवर क्या होता है, एडवर्बियल कंजंक्शन होता है,
तो ये हमेशा किस चीज को फॉलो करता है, सेमी कॉलम को। ये हमेशा सेमी कॉलम को फॉलो करता है, यानी कि इसके पहले हाउएवर के पहले क्या आता है, सेमी कॉलम आता है, कॉमा नहीं आता है। तो सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें कॉमा लगा है हाउएवर के पहले। हाउएवर के पहले क्या होना चाहिए, सेमी कॉलम होना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा ही वर्कड हार्ड, सेमी कॉलम, हाउएवर ही फेल्ड। तो देखा आपने, कंजंक्शन जो है वो सेंटेंस को डेकोरेट नहीं करता बल्कि लॉजिक को कंट्रोल करता है। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में 50 एग्जाम रिलेटेड एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस पीडीएफ में अटैच कर दिए। प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस। प्लीज आप इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आए, इसलिए इसे प्रैक्टिस करना जरूरी है। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।